नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का अंतिम अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और ईरा ने भैया को कटघरे में ना खड़ा कर माँ बाप को ही खड़ा कर दिया। बोली, अरे मैं कहती हूँ एक बार भी भैया से बिना पूछे किस बूते पर तुम लोग उसके लिए लड़की देखने लग गए? किस बूते पर? यही कहा ईरा ने। सुलेखा नहीं कह सकी, माँ होने के नाते। ईरा, दीपक को लेकर मैं कुछ अधिक ही निश्चिंत थी। नहीं सोचा था कि मेरी बेटियों से भी निष्ठुर निकलेगा। वह इतना ही बोली। अरे अकेले में नहीं, तेरे बाबूजी ने भी हिम्मत की थी, बल्कि मुझसे पहले ही। ईरा बोली, यही सोचकर तो और हैरान हो रही हूँ माँ। चलो तुम्हारी अकल तो उतनी तेज नहीं, मगर बाबूजी क्या सोचकर भैया को बिना बताए लड़की वालों से बात करने चलाने लगे? सुलेखा की आवाज भारी हो गई। बोली, तुम लोग ही सब ऐसे बनोगे? कैसे पता चलेगा? इस दुनिया में सभी अपने बेटे बेटियों की शादी की चेष्टा कर रहे हैं। शादियां हो भी रही हैं, जिसकी जैसी हैसियत वैसे ही गाजे बाजे के साथ कर रहे हैं। क्यों, क्या तुम लोगों ने ही नहीं देखा या नहीं सुना कभी? मेरी बात को छोड़कर माँ। सुलेखा वैसे ही अफसोस के साथ बोली, अभी ऐसा कह रही है, बाद में पता चलेगा उसी गांव में किसी चमार के लड़के से ब्याह करने की प्रतिज्ञा कर ली तूने। चमार? हाय हाय, अपनी बड़ी बेटी के बारे में ऐसी ऊंची धारणा। हंस पड़ी, फिर तुरंत गंभीर होकर बोली, ऐसा अगर होता भी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं माँ। आज की दुनिया में वह कोई नई घटना नहीं। एक कहावत है ना, जिससे हुई आंखें चार, वह क्या डोम क्या चमार। इरा की बातचीत भी बुजुर्गों जैसी होने लगी। बाकी जितनी शिक्षिकाएं हैं सभी बुजुर्ग ही तो हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना है। इसके बाद इरा बोली, कम से कम हमें भी अगर बताती एक बार। 5 साल से भैया की शादी उस लीला जोशी से तय है, यह तुम सभी जानते थे। तुम सभी जानते थे? जानते भी थे, देखा भी था उस लड़की को। जब वह लड़की विलायत जा रही थी, भैया दमदम एयरपोर्ट गए थे उसे छोड़ने। मैं भी तो साथ थी। भैया ने कहा था, होने वाली अपनी भाभी को देख ले, बहुत ही सुंदर है और गुणों की तो सीमा ही नहीं। सुलेखा मानो चीख उठी, अरे इतनी महत्वपूर्ण बात बिना बताए तुम लोग कैसे रह जाती हो? ईरा गंभीर भाव से बोली, क्या करूं माँ, सूरज की रोशनी तुम लोगों को बर्दाश्त क्यों नहीं होती? दीपू भी ऐसा होगा, यह मैंने नहीं सोचा था। मैं सबसे अधिक उसी पर आस लगाकर बैठी थी। ईरा धीरे से बोली, कौन सी आशा माँ? कमसिन सी एक बहू आएगी, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी, पोते पोतियों से तुम्हारा घर भर देगी और बाद में बड़ी होकर गृहस्थी को लेकर तुमसे छीना झपट्टी करेगी, यही ना? इससे अधिक और क्या? और इस लीला जोशी को, उसके समाज का भी धन कुबेर ब्याह कर कृतार्थ हो जाता। ऐसी मूल्यवान लड़की, धनी बाप की इकलौती बेटी, वह तुम्हारे बेटे के लिए दीवानी है। यह गौरव की बात है या अगौरव की? धीमी आवाज में सुलेखा बोली, लाभ हानि, जमा खर्च और हिसाब लगाना क्या दुनिया में यही है केवल? नहीं तो और क्या? इसे मान लेने से ही तकलीफ कम हो जाती है। क्यों? उस लड़की के घर वालों ने तो आपत्ति नहीं की। वह भी तो एक भिन्न समाज, भिन्न हैसियत के बंगाली लड़के से शादी कर रही है। असल बात यह है कि जब बच्चे बालिग हो जाएं, तब उन्हें एक मनुष्य का दर्जा देना चाहिए। यही नहीं जानते तो तुम लोग। तुम्हारी तकलीफ कौन कम करेगा? नहीं, कोई नहीं है कम करने को। निशित रंजन की वह सामयिक प्रसन्नता गायब हो गई। गंभीरता और करवाहट और भी बढ़ गई। इतने दिनों बाद ईरा आई, पलटकर भी नहीं देखा उसने। खैर, ईरा को भी इसकी परवाह नहीं। वह कलकत्ते आकर इधर उधर घूमकर विभिन्न स्कूलों के सिलेबस देखती फिर रही है। अपने स्कूल की उन्नति के सपने में ही विभोर है वह। उसी बीच एक दिन शायद जाने के बाद, एक दिन पहले माँ से बोली, देखो माँ, तुम्हें एक अच्छी सलाह देनी है। तुम लोग तो किसी भी बेटे बेटी की शादी धूमधाम से नहीं कर पाए, तो तिन्नी की शादी कर दो। लड़का ब्राह्मण परिवार से है, देखने में भी सुंदर है, हर तरह से ठीक है। बालिग ना होने तक रजिस्ट्री तो नहीं हो सकती, इसलिए बेचारे केवल एक साथ चक्कर काटते रहते हैं। हिंदू नियम से कन्यादान करके कर दो ना शादी उसकी। यह भी कहा उसने, सब ठीक हो जाए तो मुझे खबर करना, आकर सब संभाल दूंगी। और इसी बहाने अगर एक बार कसम तुड़वाकर नीरा को लाया जा सके। परसों गई थी तो दीदी को देखकर खुशी से नाचने लगी थी वह। यह पहली बार किसी ने कहा नीरा के पास गई थी। और पहली बार सुलेखा ने बोला, गई थी? कैसा देखा? ईरा ने जो देखा अच्छा ही देखा। बराबर से जो चाहती थी वह सुंदर ढंग से सजाया था फ्लैट को। छोटा सा साफ सुथरा किचन, गैस स्टोव, प्रेशर कुकर में पकाती है और रोज तरह तरह के पकवान बनाती है। नीरा ने कहा, देख तो रही हो दीदी,
आधुनिक ढंग से करो तो कितनी आसानी से सब काम हो जाता है, पर नहीं, वहाँ तो लकड़ी, गोईठा, कोयला, हांडी, कढ़ाई, तवा, उफ। गृहस्थी है या कोई परीक्षा हॉल है? सुलेखा चुप रही और पूछने की इच्छा नहीं हुई। आश्चर्य की बात है, बेटी सुखी है, यह सुनकर क्या उसे ईर्ष्या होती है? सुलेखा ने आखिर निशित के सामने इरा का सुझाया हुआ प्रस्ताव रखा। बोली, इरा कह रही थी कि अब तिन्नी की शादी करते, नहीं तो वह भी रजिस्ट्री या कुछ कांड कर बैठेगी। कम से कम एक लड़की की शादी तो कन्यादान करके हो, दूल्हा तो तय ही है। हाँ, यह खबर निशित को मिल चुकी है। और परम आश्चर्य की बात, निशित अचानक बोल उठा, ठीक है। इरावती ने जब साफ जवाब दे ही दिया कि शादी नहीं करेगी तो तिन्नी की ही हो जाए। सुलेखा के मन में एक बार फिर पुलक जाग उठी, फिर से सपने देखने लगी। उसके सभी बच्चे एकत्र होकर उत्सव मना रहे हैं। घर सरगर्म हो उठा है। जीवन में एक बार वह भी दिल खोलकर खर्च कर रही है, जिसे जो मर्जी दे रही है, दरिद्र भोजन करा रही है। उसे निशित की घूरती आंखों का डर नहीं है। उसने अपने सपने को और प्रसारित किया। विवाह के उपलक्ष्य पर चाची और उनके बेटे बहू को बुलाएगी। 2 बार दिन में उनका समादर करेगी और जाने के समय चाची को गरद की थान प्रणामी देगी और कहेगी, आज माँ नहीं है, बराबर तुमने ही तो माँ की तरह मुझे पाला है। सपने की गाड़ी का कोई किराया तो लगता नहीं, जहाँ तक जी चाहे सैर किया जा सकता है। इसलिए ससुराल के भी जहाँ जितने रिश्तेदार हैं उनके पास चली सुलेखा। उनको निमंत्रण देकर लाती है। अतिथि सत्कार कैसे किया जाता है दिखा देती है। सबने सुलेखा को नन्हे नन्हे बच्चों की माँ के रूप में ही तो देखा है। उसके बाद चुप्पी रही। बेटे के उपनयन पर आडंबर करने की बात निशित ने उड़ा दी। जब स्कॉलरशिप लेकर बेटे ने पास किया तो रिश्तेदारों को मिठाई खिलाने की इच्छा व्यक्त की थी सुलेखा ने। उसे भी फिजूल खर्ची कहकर टाल दिया निशित ने। सुलेखा के घर पर कभी किसी बहाने भी बोझ नहीं हुआ, जबकि जीवन भर ये लोग दूसरों के घर न्योता पूरा करने के लिए जाते रहे। वह ऋण चुकाने का दिन आएगा। वह निशित पर जोर डालेगी, करना ही होगा यह सब। ले देकर एक ही बेटी की शादी तो कर रहे हो तुम। सुलेखा की रात की नींद गायब हो गई। वह मन ही मन दुकानों में घूमती फिरती रही। साड़ी ब्लाउज के ढेर लाकर घर में इकट्ठा करती रही। गहने की दुकान पर जाकर गहने खरीदती रही। हालांकि उसके पास कुछ खास गहने नहीं थे, फिर भी शादी में जो कुछ मिला था उसमें से कुछ बचे कुचे थे। निशित अपनी बेटी को जो चाहे दे, अपनी तरफ से सुलेखा अलग अलग से कुछ देगी। तिन्नी को सजने का बड़ा शौक है। अगर सुलेखा सोई भी तो सपनों में ही खोई रही। उस सपने में उसका घर रोशनियों से सजकर खिल उठा। शहनाई बजी, अतिथियों का दल उपहार लेकर आता रहा और शायद नीरा भी। नीरा अच्छे घर में गई है, शायद वह छोटी बहन के लिए कीमती सुंदर साड़ी ले आएगी। तिन्नी से तो सभी प्यार करते हैं। तब सुलेखा नीरा से कहेगी, देख लिया ना, तुम सब बेवकूफ़ थे, तिन्नी चला के वह जीत गई। अच्छा, सुलेखा इतने सपने देखती ही क्यों है, इतना शौक ही क्यों है? मगर शौक है भी तो कितने छोटे छोटे, कितने तुच्छ। कोई बड़ा सपना देखने की क्षमता सुलेखा में है ही नहीं। निशित एक खाता खरीद कर लाया था और चुपके अंदाज से उसमें कुछ हिसाब लिख रहा था। उसके मन में भी वैसा कुछ न सही कुछ वासनाएं अंगड़ाई ले रही थी, मगर इनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। निशित तैयार था, पर उसकी बेटी ही राजी नहीं हुई, सचमुच नहीं हुई। तिन्नी दीदी से बोली, दीदी माँ से कहना अचानक इस तरह छोड़ देने के बाद जमकर पकड़ना क्यों। ईरा बोली, अब क्यों से क्या काम? बाबूजी अगर कन्यादान कर शादी कर दे तो अच्छा ही तो है, अपने आप करती तो काफ़ी दिन इंतजार करना पड़ता है या नहीं। तिन्नी रूठे हुए स्वर में बोली, वही करेंगे, हम में इतनी हिम्मत तो नहीं थी, तुम्ही लोगों ने बढ़ा दिया है। हमें सोचना पड़ा कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ईरा बोली, अरे उससे क्या हुआ जब बाबूजी मान गए। तिन्नी, वही प्यारी सी तिन्नी, वह भी नीरा की तरह ही तमतमाते चेहरे से बोली, जब शादी के लिए दीवानी हो रही थी तब तो हुई नहीं। जब तुम लोगों की थोड़ी सी दया मिलने से निहाल हो जाती तब वह दया मिली नहीं। अब और ज़रूरत नहीं। ज़रूरत नहीं मतलब? नहीं, अब वह इच्छापुर रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती हो गया है। मैं भी सोच रही हूँ बीएड कर लूँ, और यह सब पूरा होते होते उम्र भी हो जाएगी। माँ की बड़ी इच्छा थी रे, ममता भरी आवाज़ में ईरा बोली। मगर तिन्नी इस आवेग से प्रभावित नहीं हुई, ही करती हुई बोली, तो तू ही क्यों नहीं कर लेती? माँ की इच्छा पूरी हो जाती, तुझे ही तो पहले करना चाहिए था। बहुत बकवास करती है आजकल। चुपचाप बैठ, शादी हो जाने दे। वह छोकरा भी तो मर रहा है। मर रहा था जरूर, पर अब मना लिया है मन को। ईरा ने डांट लगाकर कहा, इधर रोज धरना देना तो छोड़ता नहीं,
तिन्नी हंसी से लौटने लगी। बोली ठीक ही कह रही हैं दीदी, इतना समझती हूँ, कंगले की तरह रोज आने की जरूरत नहीं, सुने तब तो। ईरा जाकर बोली माँ बाबूजी से कह देना बेटी की शादी का झंझट उन्हें उठाना ही नहीं पड़ेगा, वह अभी शादी करने के लिए राजी नहीं है। राजी नहीं है तिन्नी? तू बोली अभी बीएड करना चाहती है और वह लड़का भी इच्छापुर में किसी ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती हो गया। सुलेखा बैठ गई। तुझसे मजाक तो नहीं किया उसने? मजाक क्यों करेगी? सुलेखा को आंखों के सामने सब धुंधला सा लगने लगा। बोली मगर तिन्नी तो कब से शादी के लिए? वही तो बोली, जब शादी के लिए मरी जा रही थी तब किसी ने पलट कर नहीं देखा, जब तुम लोगों की थोड़ी सी दया पाकर निहाल हो जाती तब दया मिली नहीं, अब और जरूरत नहीं, अधिकार की उम्र हो जाए बस, तुम्हारी दया के बिना ही शादी हो जाएगी। सुलेखा अवाक होकर बोली तिन्नी ने कही है सब बात? कहेगी क्यों नहीं, बड़ी नहीं हो गई? फिर भी सुलेखा तिन्नी के पास गई। बोली क्या कहा तूने दीदी से? क्या कहूँगी, किसके बारे में? शादी के बारे में। ओह, मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। शादी की ज़रूरत नहीं है तुझे? नहीं, तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है। सुलेखा निशित के पास जाकर बोली तिन्नी के लिए अब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब? इस नए आक्रमण से निशित तिलमिला उठा। सुलेखा अविचलित स्वर में बोली इसका मतलब ज़रूरत नहीं है, तिन्नी ने कहा है। अब तक अगर इंतजार कर ही लिया तो थोड़े दिनों के लिए नीचे क्यों हो जाऊं, जिस समय हमारे प्रति दया दिखाने से निहाल हो जाती। जब ऐसे प्रस्ताव से मुट्ठी में चांद मिल जाता तब दया नहीं की, अब और उसकी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं क्या मतलब? हाँ हाँ, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। सुलेखा की सहायता की जरूरत नहीं है। कितने झूठे बहाने करके, कितने कौशल करके उन्हें पिता की नाराजगी से बचाती रहती थी। कैसी कैसी मुश्किल बातों के लिए उन्हें राजी कराकर बच्चों को खुश करती थी। यह सब कुछ अब उन्हें नहीं चाहिए। एक बार तिन्नी स्कूल से दार्जिलिंग जाना चाहती थी। निशित ने कहा था वह सब बड़े घर की लड़कियों का काम है, कह देना घर से अनुमति नहीं है। तिन्नी के उमड़ते आंसुओं से विचलित होकर कितने तर्क और युक्तियां लगाकर सम्मति दिलवा दी थी सुलेखा ने। फिर भी निशित ने कहा था ऐसे ही तो नहीं ले जाएंगे, मुट्ठी भरकर रुपए देने होंगे, मेरे पास उतना पैसा नहीं। वह जिम्मेदारी भी सुलेखा ने उठा ली थी, मौसी से अग्रिम लेकर। लेकिन अब तिन्नी को माँ की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उनकी जिंदगी में सुलेखा की आवश्यकता समाप्त हो गई है। मगर इस पर तो सुलेखा को खुशी होना चाहिए, उसे छुट्टी मिल गई। तो फिर इस तरह क्यों टूट रही है सुलेखा? बच्चों को अगर जीवन भर ही माँ बाप की जरूरत हो तो वह क्या खुशी की बात होगी? उनके प्यार की दुनिया में तुम्हारी जगह हो यही काफी नहीं। यह बात सुलेखा की समझ में नहीं आती। अपने आप को तुच्छ समझने वाली सुलेखा खुद को अनावश्यक समझकर ही दुखी हो गई। मगर बाहर से फिर भी उतना पता नहीं चला। दिन रात अपने नियम से कटने लगे। मौसम बदलता रहा। सुलेखा की छुट्टी के दिनों का भयंकर खालीपन भी धीरे धीरे बिना किसी के ही भरता गया, जैसे सिकुड़ गया हो, किनारे मुड़ गए हो। अब हर हफ्ते राशन आता है, प्रतिदिन बाजार से सामान आता है, 10 दिन छोड़ छोड़ कर धोबी आता जाता है, ग्वाला दोनों शाम। जाड़े से पहले सुलेखा गर्म कपड़ों को धूप दिखाती है, रजाई के गिलाफ पहनाकर रखती है। बैसाख में वह तुलसी के पौधे को जलधारा देती है। भूत चतुर्दशी के दिन 14 साग मंगवाना नहीं भूलती है। पूष संक्रांति के दिन नए धान का सगुन करती है और भादों की संक्रांति को अरुई का साग बनाती है। 12 महीने में 52 किस्म के नियम पालती थी वह, जो उसकी सास सिखाकर गई थी। बच्चे हंस हंस कर कहते थे वह सब माँ का बिजनेस है, वह सब कुछ चल रहा है। किसके लिए यह नियम चालू रखती है सुलेखा को पता नहीं, फिर भी चलाए जा रही है। केवल उसका असली बिजनेस बंद हो गया है। मगर इसलिए तो नहीं बंद है कि सुलेखा ने थककर काम के बोझ को कंधे से उतार दिया। अब जरूरत नहीं पड़ती है। दीपक ढेर सारे रुपए लाकर घर में दे रहा है। आजकल इरा भी काफ़ी भेजती है और दोनों बार बार कहते हैं अब यह काम छोड़ो, अब यह काम छोड़ो। जो दीपक किसी जमाने में जेब टटोलते टटोलते माँ से 15 रुपए लेकर कहता था तुमने बचा लिया माँ, उस दीपक की जेब में हमेशा ही कितने रुपए अब मौजूद रहते हैं। तिन्नी की मांग भैया की जेब से ही पूरी हो जाती है। फिर भला क्यों अपनी उंगलियां दुखाकर सुलेखा मशीन चलाती रहेगी? इसके बाद तो खाना पकाना भी नहीं होगा। अक्सर दीपक एक रसोइये की बात करता है, अतः पता चलता है कि वे माँ के प्रति सहानुभूतिहीन नहीं थे, माँ की तकलीफ को समझते थे वे। तभी तो मौका आते ही उसे कम करने के लिए सचेष्ट हो रहे हैं। अर्थात और छुट्टी मिलेगी सुलेखा को। क्या तब उस हारमोनियम को निकालकर धूप झाड़ने लगेगी सुलेखा?
मगर हारमोनियम की बात तो अब उसे याद ही नहीं है। ईरा भी अब छुट्टी बिताने नहीं आती है। अपनी योग्यता से थोड़े दिनों में प्रधान अध्यापिका का पद मिल गया है उसे, इसलिए उस स्कूल की उन्नति के लिए जी जान लगा रही है। स्कूल में लाइब्रेरी नहीं थी, ईरा की कोशिश से ही हुई है। ईरा की बुद्धि और उसके कौशल से ही स्कूल बिल्डिंग बढ़ाने के लिए सरकार से पैसे आ रहे हैं। शायद उसी स्कूल के सहारे जीवन काट लेगी ईरा, ऐसा संकेत उसकी छुट्टियों से मिलता है। माँ सिर्फ एक शादी करके अपनी छोटी सी गृहस्थी के दायरे में अपने आप को लुटा देने में क्या रखा है, एक वृहद सृष्टि में जो आनंद है। मगर यह चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सुलेखा के आंसू निकल आए थे। इस वृहद को वह पा नहीं सकी, इसकी मुट्ठी से निकलकर दूर तक बिखर गया था वह। सुलेखा की मजली बेटी अपने बड़प्पन को लेकर ही विभोर है। दामाद के पिता का स्वर्गवास हो गया है, पैतृक मकान का हिस्सा लेकर आधुनिक ढंग से सजाकर बस गया वहीं। नई गाड़ी खरीदी है और सुलेखा की छोटी कन्या तो मायके में बैठे बैठे ही अपने भावी गृहस्थी की तैयारी कर चुकी है। भावी पति के साथ दुकान बाजार घूमती है, उसे लाकर घर पर बैठाती है। माँ से हंस हंस कर कहती है, माँ अभागे को ससुराल आकर थोड़ी सी चाय नहीं मिलेगी, ऐसे ही चला जाएगा। अतः चाय नाश्ता सब कुछ मिल रहा है उसे। नीरा और तिन्नी का स्वभाव एक दूसरे से भिन्न है। नीरा बात बात पर रूठती है तो तिन्नी हंस हंस कर गले पड़ती है। मगर सुलेखा का छोटा बेटा, उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? नहीं, वह निशब्द है। तीसरी मंजिल पर अपनी पढ़ाई के कमरे में योगासन पर बैठा हुआ है वह। चारों ओर किताबों का पहाड़, उनके बीच किसी प्रकार अपने बैठने लायक जगह रखी है उसने। स्कूल की अंतिम परीक्षा नहीं दी उसने, यह कहकर कि परीक्षा देकर क्या होगा। फिर विज्ञान के क्षेत्र में सभी भाई बहनों से आगे निकल चुका है, इसमें संदेह नहीं। तिन्नी कभी कभी आकर कहती है, तुम्हारा छोटा पुत्र जिस तरह की किताबें पढ़ता है, पुलिस को पता चल जाए तो पकड़ कर ले जाएगी। अभी तक नहीं पता चला पुलिस को, और निश्चित वह भी ठीक है। सैकरीन की चाय और के सॉफ्ट से पका हुआ खाना खाकर भी ताज़ा ही दिखता है, क्योंकि घर में अर्थ का आगमन हो रहा है। उसके संस्पर्श से ही शरीर ताज़ा रहता है। सब ठीक ठाक है, चारों ओर सब ठीक है। सुलेखा की गृहस्थी में रोग शोक गरीबी ने पंजा नहीं मारा। सुलेखा के सौभाग्य से ईर्ष्या करते हैं कई लोग, मगर आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी सुलेखा अपने विश्राम के समय आराम से लेटकर कहानी की किताब न पढ़कर लेटे लेटे लंबी सांस लेती हैं। हाँ, सांस लेने की तो बात थी। दिन रात आठों पहर बच्चों से यही तो कहती थी सुलेखा, कब तुम बड़े हो गए, मैं जरा चैन से सांस ले सकूंगी। मगर सुलेखा तो जीने के लिए सांस नहीं लेती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खोकर सांस भर रही है, मानो जीवन के प्रारंभ से ही एक बहुत बड़े लक्ष्य के पीछे जी जान लगाकर भाग रही थी और सोच रही थी थोड़ी दूर जाने पर ही मिल जाएगा वह सिद्धि फल। अचानक एक दिन सुलेखा ने देखा आगे और कुछ नहीं है, केवल धुंधली सी वीरानी है। वह समझ गई कि वास्तव में कोई सिद्धि का पेड़ नहीं होता, अतः सिद्धि फल नामक कोई चीज भी नहीं होगी। इसलिए अब सुलेखा आगे को और भागना छोड़कर धीरे धीरे पीछे हटकर निरीक्षण कर रही है। कहाँ क्या था, कहाँ क्या छोड़कर आई है, देख रही है, हैरान होकर सोच रही है। इतना था उसके पास, इतने सुख के हीरे, इतनी खुशियों के मोती। क्या सुलेखा अंधी थी? तभी तो समझ नहीं पाई थी अपने ऐश्वर्य को। उसी नासमझी के गम में आहें भर रही है सुलेखा।